Hello, good afternoon, students. My name is Jitendra Prakash from Girls Higher Secondary School, डोडा। तो बेटा आप लोगों को क्लास 9th के बच्चों को अब कुछ टॉपिक्स जो हैं सेल ऑर्गेनेलीज के वो मैं पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है, वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है। तो जो प्लूरल फॉर्म जो है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है और सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली आप लोगों को पता है वो है न्यूक्लियस, जो आपने पढ़ा है। ठीक है। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसमें इसके क्या फंक्शंस हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसका क्या रोल रहता है एक सेल के अंदर, वो हम लोग इसमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ थोड़ी सी फीचर्स में इसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। सारे मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। तो अब ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का आपको इसका मतलब कि नॉलेज होगा, स्टार्टिंग में है, पढ़ा होगा ये। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूं कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें नेक्ड होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, प्लस उसमें सेल ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट सारी की सारी एब्सेंट होती हैं। तो एक्सेप्ट 70s राइबोसोम, राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होता है, बाकी और कोई सेल ऑर्गेनेलीज आपको उसमें नहीं मिलेंगी। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इन सब में, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। जो मैमल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को। तो उनका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जिसको हम रिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में नहीं मिलेगा, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको नहीं मिलेगा। और इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। मैंने आपको पहले भी बोला कि प्रोकैरियोट्स में जो ये सिंपल सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 70s राइबोसोम। राइबोसोम आपको उसमें मिलेगा और बाकी ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेंगी। अब हम इसको, सेकंड पॉइंट है इसका कि इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, या एटीपी मिल इन सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है सेल में। ठीक है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है इसमें, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, ये आपको मैंने बोला कि ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो है दैट इज न्यूक्लियस। अब इसको सेल फर्नेसिस और स्टोरेज बैटरीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हीट एनर्जी भी इससे प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन होती है फूड की। उसके बाद इसको हम बोलते हैं मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेली इन सेल। ठीक है। इसका बहुत काम रहता है, एनर्जी, और पूरे दिन पूरे रात ये बिजी रहता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ताकि हम लोग अपना कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस होते हैं या फिजिकल फंक्शंस कुछ भी हैं, तो वो हम विदाउट एनर्जी नहीं कर सकते। तो इसका काम जो है बहुत बिजी रहता है, एनर्जी ये प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली इन सेल। अब सेमी ऑटोनॉमस इसको क्यों बोलते हैं? ऑटो मीन सेल्फ, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता है, ये ऑटोनॉमस है। इसमें अपना एक न्यू ये होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, और इसका अपना, इसमें अपने राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स भी अपने पैदा कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है, नंबर मतलब बढ़ा सकता है अपने।
ठीक है, तो ये है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली इन सेल। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिकर। 1857 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसका नाम सार्कोज रखा। ठीक है, उसके बाद ऑल्टमैन एक दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने कोई 1890 के करीब इसको फिर से रीनेम किया और इसको बायोप्लास्ट नाम रखा। ठीक है, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये किसने दिया है? ये और साइंटिस्ट आए 1897 में, उनका नाम है बेंडा। तो उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो जितने भी मेटाबॉलिकली, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी हमारे अंदर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, तो जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी सारी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, जिनमें ज्यादा एक्टिविटी होती है, उसमें हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये देखो बेटा, ये जो बाहर वाली एक लेयर आती है इसकी, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये स्मूथ है, स्मूथ मेम्ब्रेन है, इसमें कोई क्या बोलते हैं इसको बेटा, फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, प्लेन है। उसके बाद आ जाती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें डीप फोल्डिंग्स हैं और ये फिंगर लाइक, ये देखो बेटा, ये फिंगर लाइक इसमें स्ट्रक्चर बने हुए, ये अंदर के लिए फोल्ड हुई है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फोल्ड हुई है, इसमें डीप फोल्डिंग्स हैं, इनर फोल्ड इन फोल्डिंग्स हैं, अंदर के लिए फोल्ड हुई है। तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो ये अंदर के लिए फोल्ड हुई है मेम्ब्रेन, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टा, क्रिस्टी या क्रिस्टा। देखो, द स्पेस बिटवीन इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन आ गई और ये इनर मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, अब आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो इन दो के बीच में ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, या फिर आउटर चैम्बर बोलते हैं। उसके बाद द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड स्ट्रेट, जैसा मैंने आपको बोला, और इनर मेम्ब्रेन्स में इन फोल्डिंग्स होती है, डीप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अंदर के लिए होती है, इन फोल्डिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स, जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पे, और F1 पार्टिकल्स जो हैं, ये ऑक्सीसोम्स, इनको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल्स। ये इन फोल्डिंग, जो ये फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स हैं, इन पे ये जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स टाइप दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल्स, या ऑक्सीसोम्स भी हम इनको बोलते हैं। ये इनका काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करना। ठीक है, बहुत सारे, मतलब कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में आपको एटीपी वगैरह एनर्जी रिलीज होती है, ये सब प्रोसेस है जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, बड़ी क्लास में। तो ये इनका काम है। ठीक है, जो इसके बीच में फ्लूइड होता है, ये सारा का सारा एक जेल टाइप फ्लूइड से भरा होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखो, इसका डीएनए है ये। ठीक है, ये इसका ये सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोलते हैं हम लोग। ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, जिनको हम 70S राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। ठीक है, 80S आपको यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे जनरल साइटोप्लाज्म में मिलेंगे जनरली। तो जो इसमें जो होता है, इसमें 70S होता है और साइटोप्लाज्म में आपको 80S मिलेंगे सर। उसके बाद है फ्लूइड इन माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बताया। हेड ऑफ द ऑक्सीसोम्स जो है, जो ये ऑक्सीसोम्स हैं, इनका जो हेड है, जो सर्कुलर गोल सा ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है एटीपेज या एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में अपना
काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे जो क्रेब्स साइकिल में अपना काम करते हैं, ठीक है। जो क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं उसको एनहेंस करते हैं, उसकी रिएक्शंस को, ठीक है, और वहां से फिर एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। बिसाइड्स दीज एंजाइम्स मैट्रिक्स हैव अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस, ठीक है। अब जो है इसमें है ये जो मैट्रिक्स है इसके बीच में मैट्रिक्स होता है, इसमें पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस करने का एपरेटस होता है। मतलब कि उसमें डीएनए आरएनए दोनों चीजें होती हैं, सॉरी डीएनए और राइबोसोम्स दोनों चीजें होती हैं, और आरएनए भी वो अपना प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन सिंथेसिस का आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से आगे मैसेज जाता है, उसमें जो मैसेज होता है उसको मतलब कि ये राइबोसोम्स जो हैं वो राइबोसोम्स के साथ वो आरएनए जो है एमआरएनए जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जिसमें मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो अटैच होता है और वहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए इसको ये अपने प्रोटीन्स बना सकता है, अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है, तो मतलब कि अपनी कॉपीज बना सकता है। तो उसको इसलिए हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है बेटा, ये जो इन फिंगर्स हैं इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ये जो बीच का बाहर का स्पेस है, आउटर चैम्बर बोलते हैं इसको, ये आउटर वाली मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उसको आउटर चैम्बर बोलते हैं या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वॉल जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल है, ठीक है। तो ये इनर चैम्बर जो है इसमें आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आपको बातें बताई मैंने। उसके अलावा ये है इसके फंक्शंस में अब क्या आता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसका जो फंक्शन है वो है कि प्रोड्यूस करना और स्टोर करना एनर्जी को, कौन सी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल एक साइकिल होता है जिससे बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। एनर्जी रिलीज का है सारा का सारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सॉरी होता है। फिर आता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें साइट ऑफ लिंक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब ये आपको अभी नहीं समझ आएगा कि साइट ऑफ लिंक रिएक्शन क्या होती है, तो मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो एक ये होती है प्रोसेस रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं उसको, पाइरुवेट से को एसिटाइल को एंजाइम ए बनने में, तो उसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर ऑक्सीसोम्स साइट ऑफ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ये ऑक्सीसोम्स का जो है काम है, ठीक है। उसके बाद ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो फंक्शंस थे ये आगे। उसके बाद हम चलते हैं अब लाइसोसोम्स पे। ये दो तीन जो आपकी ये सेल ऑर्गेनेल्स बची हुई हैं उसमें से एक लाइसोसोम्स है। अब लाइसोसोम्स जो है ये क्या होते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक सिंगल यूनिट सिंगल मेम्ब्रेन से मतलब कि इनको ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड द टर्म कॉइंड बाय, तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किए थे और इसको नाम किसने दिया था, क्रिश्चियन डी ड्यूए ने 1955 में। तो दे आर लार्जर इन साइज एंड नंबर इन फैगोसाइट्स। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं WBCs में, फैगोसाइट्स में, विद द एक्सेप्शन ऑफ मैमेलियन आरबीसी। अब ये भी मैमेलियन आरबीसी में नहीं होते हैं, दे आर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल सेल्स। ये सारे के सेल ALL ऑल स्पेलिंग है बेटा, एल एक मिसिंग है इसमें। तो ये सारे के सारे सेल्स में मिलेगा आपको एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अलावा। लाइसोसोम्स आर filled about 50 different types of digestive enzymes।
कोई 50 किस्म के इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, जो डाइजेशन का काम करते हैं, चाहे वो फूड मॉलिक्यूल हो या सेल हो या फिर कोई फॉरेन माइक्रोब हो, फॉरेन बॉडी हो, तो उन सबको ये डाइजेशन का काम करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, एक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पे। आफ्टर दैट lysosomes are highly polymorphic cell organelles because during functioning lysosomes have different morphological and physiological states। तो lysosomes जो हैं बहुत मतलब कि highly polymorphic का मतलब होता है ये अपनी फॉर्म को बदलते रहते हैं। तो ये मतलब कि इनका जो फंक्शन है, जब ये फंक्शन करते हैं इनको अलग अलग अपनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट्स से गुजरना पड़ता है। इनको अलग अलग स्टेट्स होती है इनकी, जो चाहे इनकी फॉर्म है, चाहे इनकी इंटरनल जो भी फंक्शन कर रहे हैं ये, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म है, इंटरनल फंक्शन, चाहे ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं किसी को, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज के गुजरते मतलब कि उस एक्टिविटीज से ये गुजरते हैं, और इसलिए इनको ये हम मतलब कि हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब इनकी टाइप्स में क्या है, एक है प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रैन्यूल जिनको बोलते हैं हम लोग, दूसरा है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेटेरोफेगोसोम्स भी इनको ही बोलते हैं हम लोग, फिर है रेसिड्यूअल बॉडीज, और है ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स जिनको बोलते हैं, या ऑटोफेगोसोम्स भी इन्हीं को बोलते हैं। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टोर करते हैं एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलाइसिस इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि एंजाइम सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये राइबोसोम्स पे साइटोप्लाज्म में बनते हैं। दे आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं, नए नए ये लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप जो डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं या हेटेरोफेगोसोम्स जिनको हम बोलते हैं, ये भी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स है। ये क्या करते हैं, these lysosomes are formed by the fusion of primary lysosome and phagosomes। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो हमने पढ़ा और फेगोसोम जो जैसे फॉरेन बॉडी को किसी ने मतलब कि एनगल्फ कर लिया, तो उन दोनों को मिला के जो है ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल्स या हेटेरोफेगोसोम्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है रेसिड्यूअल बॉडीज। अब रेसिड्यूअल बॉडीज कौन सी है, ये वो लाइसोसोम्स हैं, ये भी एक तरह के लाइसोसोम्स हैं। तो ये कौन से लाइसोसोम्स हैं, दे कंटेन अनडाइजेस्टेड, बेटा डाइजेस्टेड की स्पेलिंग DIGESTE है, तो यहाँ पे जी मिस हुआ है टाइप करते वक्त, मैं लिख देता हूँ, अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर कॉल्ड रेसिड्यूअल बॉडीज। जो भी लाइसोसोम्स अनडाइजेस्टेड, जो भी मटेरियल यहाँ पे अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, हजम नहीं हुआ है, उसको ये एनगल्फ करते हैं। उसको वो जिस भी रेसिड्यूअल बॉडी, जो जिस भी लाइसोसोम में प्रेजेंट होंगे उसको हम रेसिड्यूअल बॉडीज बोलते हैं। दीज में बी एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। अब ये दीज आर आल्सो कॉल्ड टेलोलाइसोसोम्स, टेरिशरी लाइसोसोम्स, ठीक है। तो अब वो जो रेसिड्यूअल बॉडी है वो क्या करते हैं, वो जो खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, उसको सेल से बाहर फेंकते हैं। वो सेल से बाहर कैसे फेंकते हैं, वो सेल के साइड पे मेम्ब्रेन तक जाएगा, वहां से वो डिसॉल्व होगी, वहां से उसको वो बाहर एक्सपेल आउट करेगा, उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। या अगर किसी चीज को वो एनगल्फ करते हैं, वो जो कोई चीज सेल के अंदर आ रही है उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर किसी चीज को सेल से बाहर फेंका जा रहा है उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। आफ्टर दैट, तो हम इन्हीं को रेसिड्यूअल बॉडीज को हम टेरिशरी लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। उसके बाद है ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स भी इन्हीं को बोलते हैं। ये फोर्थ टाइप जो इसकी बता रहा हूं मैं, लाइसोसोम्स कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स टू बी डाइजेस्टेड आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स। तो वो कोई सेल ऑर्गेनेली अगर सेल के अंदर डेड हो रही है, ठीक है, या खराब हो गई है, समहाउ माल फंक्शन कर रही है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो उसको जिस मतलब कि लाइसोसोम जिस टाइप का लाइसोसोम उसको एनगल्फ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेजिक लाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम, साइटोमिल सेल्स, ठीक है। तो जो भी वॉर्न आउट सेल की ये है ऑर्गेनेलीज है, उनको ये एनगल्फ करेंगे, उनको फिर बाहर फेंक देंगे या डाइजेस्ट कर लेंगे, तो
वो इसका काम है, तो वो कौन सा वाला टाइप ऑफ लाइसोसोम है, दैट इज ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। अभी इसमें आपको फंक्शन समझ में आए भी होंगे। तो हेटेरियोफेजी या हेटेरियोफेगी, इट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स रिसीव्ड इन सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। तो ये कौन सी, ये फॉरेन मटेरियल कोई भी अगर सेल के अंदर दाखिल होता है तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं बाई फेगोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस, या चाहे वो सॉलिड मटेरियल है उसको एनगल्फ करेगा तो फेगोसाइटोसिस, या पाइनो अगर लिक्विड में आता है, ठीक है, तो फ्लूइड्स में आता है, फ्लूइड टाइप में आता है तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, दैट इज पाइनोसाइटोसिस। आफ्टर दैट इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी होता है कि जैसे अगर सेल कोई ओल्ड हो गया, बूढ़ा खत्म होने वाला है, या डेड सेल, सेल ऑर्गेनेली है, या कोई सेल ऑर्गेनेली डेड हो गई है, फंक्शनलेस हो गई है, तो ऑटोफेजी ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल। अच्छा, तो उस सेल को क्या करते हैं, जो डेड हो रहा है, सेल ऑर्गेनेली जो डेड हो रहा है, उसको ये एनगल्फ करते हैं। और या अगर सेल को किसी कभी खाना नहीं मिल रहा है पूरा प्रॉपर्ली, एनर्जी की कमी हो गई है, तो स्टार्वेशन हो रही है, स्टार्वेशन होता है भूखा रहना, तो उस तरह की किसी तरह की नीड हो गई है सेल में, तो ये उसको अपने ही सेल को एनगल्फ करना शुरू कर दे, तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। देन इज सेलुलर डाइजेशन या ऑटोलाइसिस जिसको बोलते हैं। Sometimes all lysosomes of cell burst to dissolve the cell completely। कभी कभी सारा का सारा जितने भी सेल के ये लाइसोसोम्स हैं वो सारे बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाते हैं और वो सारे के सारे सेल को डिसॉल्व कर लेते हैं। इसलिए इन लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। अब है इसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम्स। बेटा राइबोसोम्स जो है इनको हम इंजन ऑफ सेल्स बोलते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो क्लॉड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था और इसको माइक्रोसोम का नाम दिया था। बाद में जो राइबोसोम नाम जो है वो किसने दिया था? पहले एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, 1955 में उन्होंने राइबोसोम नाम दिया इसको। तो एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, फिर से वही मैमेलियन आरबीसी में ये नहीं मिलता है। आपको कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि मतलब कि किसी भी सेल ऑर्गेनेली का नाम लेंगे, वो जो हम पढ़ रहे हैं या पीछे पढ़ी आपने, जो आपको मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलती हैं, तो वो आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि कहाँ पे नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैमेलियन आरबीसी में नहीं मिलती है, बाकी सारे के सारे सेल्स में आपको, लिविंग सेल्स में आपको राइबोसोम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टाइप डिफरेंट हो सकती है, जैसे प्रोकैरियोट्स में 70S होंगे, यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80S होंगे, या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में दोनों तरह के मिल जाते हैं। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज, ये सबसे छोटे और इनकी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं। एक सेकंड बेटा, ये रहा राइबोसोम्स जो है, इसकी जो टाइप्स हैं उसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में मतलब कि 70S राइबोसोम जिसको हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं, और 80S जिसको हम यूकैरियोटिक राइबोसोम भी बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट देख लो बेटा अच्छे से। फिर जो 70S है, इसमें एक नीचे लार्जर सब यूनिट होता है जिसको 50S सब यूनिट बोलते हैं, और स्मॉलर यूनिट को 30S सब यूनिट बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है, इसमें 80S इसको राइबोसोम बोलते हैं, और इसका लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 60S होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 40S होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं, जब जो इसके राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं 80S और ये 50S और 30S, तो उसको उन जो मतलब कि दोनों इसके सब यूनिट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको बाइंड करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। और एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं? जब वो एक mRNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से आएगा, न्यूक्लियर पोर्स से आएगा, ठीक है, बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर से, जिसको जो डीएनए में से एक आरएनए mRNA की सिंथेसिस होती है, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, वहां पे इसके साथ जो है बहुत सारे
जो हैं राइबोसोम्स जो हैं अटैच हो जाते हैं, उनके स्मॉलर यूनिट और बड़े यूनिट दोनों मतलब कि जाके अटैच हो जाते हैं किसके साथ, राइबोसोम इससे सॉरी mRNA के साथ। और फिर क्या होता है जब वो पूरा का पूरा उस स्मॉलर सॉरी ये mRNA के साथ जब ये राइबोसोम्स जाके जुड़ जाते हैं बहुत सारे, उस mRNA को उस टाइम पे हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो mRNA होता है, mRNA में जो प्रोटीन सिंथेसिस के कोड्स होते हैं उसको रीड, यहाँ पे वो रीड होते हैं और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए इसको हम प्रोटीन मिल्स कहते हैं। तो इसका फंक्शन जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स है, या इस मतलब साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस की जगह ये देता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, प्रोटीन मिल्स भी बोलते हैं, और इसका मेन फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम चलते हैं वैक्यूल्स पे। तो वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स ऑफ एनिमल सेल्स जो है, प्लांट सेल में भी मिलेंगे आपको, एनिमल सेल में भी मिलेंगे। प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े साइज के मिलते हैं, कभी कभी वो 90% जगह भी वो पकड़ लेते हैं प्लांट सेल की। तो जो एनिमल सेल हैं ये गोल्गी बॉडी से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा इसमें पीछे, तो वहां से ये बनते हैं। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जिससे ये बने होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये जो टोनोप्लास्ट है ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल इट इज नोन एज, ब्लैंक आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ये मल्टीपल चॉइस आ सकता है, तो वहां पे आप टोनोप्लास्ट कर सकते हैं। इन एनिमल्स द वैक्यूल आर स्मॉलर इन साइज और प्लांट्स में लार्जर इन साइज, ये मैंने आपको बताया। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है डिजॉल्व सिक्रेटरी और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस की, इन सब की, चाहे वो डिजॉल्व होती है या सिक्रेटरी हो या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो, तो उनकी ट्रांसपोर्ट भी ये करते हैं। ठीक है, तो अब है बेटा फिर बाकी काम अब आगे का कल शुरू करते हैं। एक इसका एक सेल ऑर्गेनेली कल करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी हम कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।